नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ईडब्ल्यूएक्स को लेकर एक पिटीशन डाली गई थी कि ये चीज़ गलत है, आर्थिक बेस पर आप किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते। तो उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो आर्थिक बेस है वो गलत नहीं है, वो कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब ये बात कहाँ से निकल कर आई? ये बात निकल कर आई थी इंदिरा साहनी केस से। आगे हम इस लेक्चर में जानेंगे पूरा क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था। तो इंदिरा साहनी केस क्या था? इंदिरा साहनी केस में एक बात निकल कर आई थी कि जो कास्ट है उसको बेस बनाया जाएगा बैकवर्डनेस का। सोशल बैकवर्डनेस जो है, कास्ट जो है उसका बेस बनाया जाएगा। ये केस आया था 1992 में। आया क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जो सरकारें थी, वो चाहे जनता दल की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, एक्चुअली जो मंडल कमीशन आया फर्स्ट टाइम 1979 में, तो उसने पहली बार रिजर्वेशन की बात करी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उस जनता गवर्नमेंट की सरकार थी 1979 में। मोरारजी देसाई उस टाइम वो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे मंडल कमीशन आया। इसने बोला कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए भी एक कमीशन बनाना चाहिए, और जिससे कि हम उन लोगों को रिजर्वेशन दे सकें जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और वो SC ST से अलग हैं। तो इसके चलते 27% रिजर्वेशन दे दिया जनता दल के द्वारा लीड करी गई गवर्नमेंट ने अदर बैकवर्ड पीपल को। लेकिन हुआ क्या, उसके कुछ दिनों के बाद जब PV नरसिम्हा राव जी जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने क्या किया, इस लिमिट को बढ़ाने की बात करी। 37% तक बढ़ाने की बात करी गई। तभी निकल कर आता है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस क्या था? एक टीचर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जो झंडेवालान वाले क्षेत्र में। तभी इंदिरा साहनी केस वहीं से निकल कर आया। एक लॉयर थे, उनकी नज़र पड़ी उस पर और उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को ले जाया जाए और कोर्ट में फाइल करी, पिटीशन फाइल करी। पहले 3 जज थे, पहले 2 जज की बेंच बैठी, फिर 3 जज की बेंच बैठी, फिर 5 जज की बेंच बैठी, फिर 7 जज की बेंच बैठी, फिर आखिरी में 9 जज की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया। 6-3 वोट मेजोरिटी से इंदिरा साहनी केस जो था वो जीत गया था। एक तरीके से केस पक्ष में गया, सरकार के विपक्ष में गया, सरकार को पे अंकुश लगाने का काम किया गया। और उस केस का जो फाइनल जजमेंट था, फाइनल जजमेंट जो था इंदिरा साहनी केस का, वो था कि कास्ट सिस्टम जो है उसको एक बेस बनाया जाएगा, आप कह सकते हैं रिजर्वेशन का। जबकि आर्टिकल 16 में ही इसको ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है हर नागरिक के लिए। लेकिन उसका क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट जब चाहे तब रिजर्वेशन उस तबके के लिए दे सकती है जो तबका पिछड़ा तबका है। तो इंदिरा साहनी में क्या बोला गया कि जो बैकवर्ड क्लास है उसको एक तरीके से लिंक कर दिया गया कास्ट सिस्टम से, इकोनॉमी बेस नहीं माना गया। और उसमें एक बात और बोली गई कि प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एनी रिजर्वेशन। प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, क्लॉज 4 ये भी कहता है कि स्टेट चाहे तो अपने हिसाब से रिजर्वेशन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर सकती है। रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50% रखी गई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। अभी जो पिटीशन डाली गई थी EWS के अगेंस्ट, EWS जो है उसमें रिजर्वेशन जो है 50% से बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ गया है, क्योंकि इस यहाँ किसी का कम नहीं किया गया, 10% एक्स्ट्रा दिया गया है। एंड बैकवर्ड क्लास मस्ट नॉट इंक्लूड इन द क्रीमी लेयर। बैकवर्ड वही माने जाएंगे जो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। सपोज कोई बैकवर्ड क्लास का बंदा है और वो सरकारी नौकर है, तो बैकवर्ड क्लास एक तरीके से उसको रिजर्वेशन पूरा नहीं मिल पाएगा। और केवल सुप्रीम कोर्ट जो है वही सर्वे सर्वा होगी इस बात को एग्री और डिसएग्री करने के लिए, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो ये था इंदिरा साहनी केस। और अगर हम इस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है वो खुद अलाउ करता है कि स्टेट जब चाहे तब इन चीज़ों में फेरबदल कर सकती है। आर्टिकल 16 में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ये सरकार का दायित्व है। लेकिन इसके 5 क्लॉजेस हैं। इसका चौथा क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of the appointment or post in favor of any backward class of the citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state।
स्टेट को प्रिवेंट भी नहीं किया गया है। मतलब ये बोला तो गया है कि आपको रिजर्वेशन जो है वो सॉरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, लेकिन स्टेट मतलब राज्य जो है या फिर देश जो है उसको प्रिवेंट भी नहीं किया गया, स्टेट को प्रिवेंट नहीं किया, रोका नहीं गया है कि आप अगर स्टेट चाहे तो किसी भी बैकवर्ड क्लास बंदे को या बैकवर्ड कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे भी सकती है। ये भी इसी आर्टिकल के क्लॉज में लिखा हुआ है। अब इस पे जो पिटिशनर थे उन्होंने कुछ 10 पॉइंट रखे थे कि क्यों ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट बेसिकली ये थे कि रिजर्वेशन जो है वो, तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली वही पॉइंट थे कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी बताया जा चुका है। और ये 1973 में जो केशवानंदा भारती केस आया था उसमें यही बोला गया था कि संविधान में पार्लियामेंट कुछ भी फेरबदल कर सकती है, बशर्ते जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो जो चाहे वो फेरबदल कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि 1992 में के जो मंडल कमीशन के बाद केस आया, इंदिरा साहनी केस, उसमें बोल दिया गया था कि जो बेसिक उसमें बोल दिया गया था एक तरीके से 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो उसका हनन हुआ है अभी जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस कोटे को बढ़ाने की बात करी गई है। तो आप यही सारे पिटिशंस थे जो कि ऑपोजिशन ने और पिटिशनर्स, जितने भी पिटिशनर्स थे उन्होंने डाले थे सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी सुनवाई हो गई। सुनवाई में फाइनली 5 जज थे, 5 में जो हेड कर रहे थे वो यू ललित थे। वो आज रिटायर भी हो जाएंगे आई थिंक। उनका आज लास्ट हियरिंग भी है शायद उनकी। तो यू ललित जो है, यू ललित जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। 5 लोगों की ये कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें फाइनली फैसला निकल के यही आया है कि ये कहीं से गैर संवैधानिक नहीं है, एक तरीके से संवैधानिक ही माना जाएगा। और जो पिटिशनर है उनका ये भी कहना है कि जो वीकर सेक्शन है या जो पिछड़ा है उसकी जो डेफिनेशन है वो केवल आर्थिक पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक पिछड़ा भी होना चाहिए। और उसमें कई सारे तथ्य दिए गए, जैसे कि जाट रिजर्वेशन को रद्द किया गया तो उसमें ये बोला गया कि जाट आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, शिक्षा में पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन सोशली ये लोग पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि इनकी कई सारी रियासतें भी रही हैं, कहीं कहीं राजा भी रहे हैं जाट कम्युनिटी से, तो इस वजह से उनका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया था। तो वही पक्ष यहाँ दिया जा रहा था कि अभी जो है केवल इकोनॉमी ही बेस नहीं होना चाहिए, और चीज़ों में जो है सवर्ण तबके के जो लोग हैं लगभग सक्षम है, ऐसा तथ्य बोला गया। हालांकि बहुत हकीकत ये नहीं है, बहुत सवर्ण भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन यही रखा गया था वहाँ पे कि जितने सवर्ण हैं वो केवल आर्थिक से पिछड़े हो सकते हैं, बट सामाजिक रूप से वो पिछड़े नहीं हैं और शिक्षा में भी वो पिछड़े नहीं हैं, तो इनको रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया अपना। यू ललित जी की अध्यक्षता में फैसला सुनाया गया है। बोला गया है कि जो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का वो बरकरार रहेगा। तो ये कैसा लगा आपको लेक्चर? आई होप ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, मज़ा आया होगा इसको देखकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।